अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सरकार अली है। आज हम जितने भी चेस्ट के डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं उनको एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे ये वीडियोस पार्ट के शक्ल में आएंगे, जैसे कि स्टेमी के 2 3 4 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे एक ही तरह आएंगे और फेसबुक पे एक ही वीडियो बन के आएंगे, ठीक है। और मतलब इस तरह सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब हम एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई को कंप्लीट क्लिनिकल अप्रोच देखेंगे, किस तरह अप्रोच करते हैं, सिनेरियो वाइज डिस्कस करेंगे, ये अच्छा रहेगा। एक 58 साल का मेल पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है और हेवी स्मोकर है। रात को 10 बजे आया 2 घंटे से क्रशिंग चेस्ट पेन के साथ, बाएं बाजू में दर्द जा रहा है, वोमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, डायफोरेसिस हो रही है। जूनियर डॉक्टर ने सोचा है कि यहाँ पे इसको मस्कुलोस्केलेटल चेस्ट पेन है और उन्होंने एनसेट दिया और पेशेंट को घर भेज दिया। 20 मिनट के बाद पेशेंट अनकॉन्शियस आया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, क्योंकि वो ईसीजी करना भूल गया था। एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है क्या चीज? इसमें कोरोनरी आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है, खून का लोथड़ा पूरा ल्यूमेन बंद कर देता है, मतलब आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन नहीं जाती हार्ट के मसल्स को। 20 मिनट में सब एंडोकार्डियम मरना शुरू हो जाता है। 4 से 6 घंटे में हार्ट की पूरी कंप्लीट थिकनेस मर जाती है, मतलब हर मिनट में मायोकार्डियम मरता है। टाइम इज द मसल। जो भी पेशेंट आता है आप ईसीजी करा देते हैं। ईसीजी में आपको V1 से V4 तक आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशंस मिलते हैं, मतलब V1 V2 V3 V4 में। इसका मतलब है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ब्लॉकेज हो गई है, उसकी वजह से एंटीरियर वॉल, सेप्टम और अपेक्स ऑफ द हार्ट अफेक्ट हो गए हैं। ये बहुत ज्यादा लीथल होता है। इसको क्लिनिकली हम जो है ना विडो मेकर भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेशेंट को मार देती है, पेशेंट की डेथ करा देती है। आपने ईसीजी कराई, अगर आपको मिलते हैं 2-3 AVF में, इसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फीरियर वॉल एमआई हो गया है, राइट वेंट्रिकुलर हो सकता है, पेशेंट की एवी और एसी नोड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? ब्रेडिकार्डिया मिलेगा आपको, और पेशेंट का आपको ब्लॉकेज भी मिल सकते हैं, हार्ट के ब्लॉकेज। और इसमें एक चीज़ और है कि ये आर्टरी कौन सी है? राइट कोरोनरी आर्टरी, यहाँ ये सारे एरिया को सप्लाई करे, तो इसका मतलब है कि राइट कोरोनरी आर्टरी ही अफेक्ट हुई है इसकी। आपने ईसीजी कराई, अगर आपको 1 AVL V5 V6 में एसटी सेगमेंट एलिवेशंस मिले, इसका मतलब है कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज हो गई है या उसकी ब्लॉकेज हो गई है, उसकी वजह से लेटरल एमआई हो गई है। अगर आपको V1 से V4 में आपको चेंजेस मिलते हैं, टॉल आर वे मिलते हैं, इसका मतलब है कि पोस्टीरियर इन्वॉल्वमेंट हुई है, क्योंकि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पोस्टीरियरली भी हार्ट के वॉल को इन्वॉल्वमेंट करता है। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? सेंट्रल क्रशिंग प्रेशर लाइक चेस्ट पेन। टिपिकल डिस्क्रिप्शन होगी पेशेंट की, डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा है कि किसी हाथी आके मेरे छाती पे बैठ गया। और अगला आप सवाल पूछेंगे कि दर्द कहीं आगे पीछे तो नहीं जा रहा? वो बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे बाजू में भी जा रहा है, मेरे जबड़े में भी जा रहा है, मेरे एपिगेस्ट्रिक रीजन में भी जा रहा है, या मेरे बैक में जा रहा है। आप पूछेंगे दर्द कब शुरू हुआ था? अगर 20 मिनट से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि एमआई है, वरना अगर 5 मिनट के अंदर अंदर था तो इसका मतलब है स्टेबल अंजाना था। सवाल पूछेंगे दिल खराब तो नहीं हो रहा, कोई उल्टी वगैरह तो नहीं हुई है, आपको पसीने तो नहीं आ रहे हैं, मतलब ये टिपिकल फीचर है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपको इंडिकेशन दे रही है कि पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होने जा रहा है या हो गया है। अगर पेशेंट डिस्निया डेवलप कर गया, इसका मतलब है कि पेशेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन की वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप किया, उसकी वजह से पेशेंट को डिस्निया डेवलप हो रहा है। साइलेंट एमआई 25% ऑफ द पेशेंट में होता है। जिनको डायबिटीज है, जो पेशेंट ओल्ड एज हैं, उनको सिर्फ जो है ना डिस्निया डेवलप होगा और साथ में माइल्ड पेन, एकिंग पेन या फटीग के फीचर्स होंगे। एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में चेस्ट पेन के साथ जो पेशेंट आता है, आप उनसे हिस्ट्री के क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने फोकस्ड हिस्ट्री लेना होता है। पहला सवाल होगा आपका दर्द कहाँ है और कैसा है। पहला सवाल होगा दर्द कहाँ है, कैसा है, दबने वाला है या चीरने वाला है। तीसरा सवाल होगा कहाँ जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, बाजू में जा रहा है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में जा रहा है या पीठ पीछे जा रहा है। चौथा सवाल होगा कब शुरू हुआ है, ये आपको रिपरफ्यूजन का टाइम बता देगा। पांचवा सवाल होगा 20 मिनट से ज्यादा हुए या कम हुए। छठा सवाल होगा आपका रेस्ट या जीटीएन लेने से ठीक हुआ या नहीं हुआ। सातवां सवाल पूछेंगे पहले कभी ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ। आठवां सवाल पूछेंगे कोई एंजियोप्लास्टी या स्टंटिंग तो नहीं करवाई आपने। और नवां सवाल होगा आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल के बारे में सवाल पूछेंगे। 10वां सवाल होगा आपके खानदान में से किसी को 55 साल से पहले कोई दिल का मसला तो नहीं हुआ या हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। नाइट्रेट देने से पहले आप हमेशा एक सवाल पूछेंगे, पेशेंट से पूछेंगे कि आपने सिल्डेनाफिल या टेडेलाफिल टेबलेट कोई तो नहीं खाई है। 12वां सवाल आप पूछेंगे पेशेंट के आपने कोई कोकेन यूज तो नहीं किया, क्योंकि कोकेन की वजह से कोरोनरी आर्टरी की स्पाज्म हो जाती है, जो हार्ट अटैक की तरह ही दिखता है। आप अगला सवाल पूछेंगे पेशेंट से कि आप कोई खून पतला करने वाली कोई दवाई तो नहीं ले रहे हैं, टेबलेट तो नहीं ले रहे हैं। ये आपको इंडिकेशन देगा कि पेशेंट को कोई पुराना हिस्ट्री था, उसकी वजह से पेशेंट टेबलेट लेता रहा है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट्स और उनके क्या क्या मतलब हैं। अगर पेशेंट आपको पेल डायफोरेटिक और डिस्ट्रेस मिले, इसका मतलब पेशेंट हीमोडायनेमिकली कॉम्प्रोमाइज होने वाला है या हो गया है।
एग्जामिनेशन में जो ही आप बीपी लेते हैं हमेशा दोनों बाजुओं का लें। जब जब भी पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ आए, जब भी आपको 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा डिफरेंस फील हो दोनों बाजुओं में, तो आपने एस्प्रिन रोकना है, एस्प्रिन नहीं देना और एओर्टिक डायसेक्शन के बारे में सोचना है। आपको टैकीकार्डिया मिलेगा तो इसका मतलब है पेशेंट का सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो गया है। एस3 गैलप आपको उस वक्त मिलेगा जब पेशेंट का वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो और फिलिंग प्रेशर ज़्यादा हो। न्यू पेन सिस्टोलिक मरमर अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है पेशेंट का पैपिलरी मसल रप्चर हो गया या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो गया, आपने अर्जेंटली इको करना है। अगर आपको बेजल क्रेकल्स बायलेटरली मिलते हैं, इसका मतलब है कि पेशेंट पल्मोनरी एडिमा डेवलप कर गया लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से। अगर पेशेंट का जेवीपी रेज मिलता है प्लस चेस्ट आस्कल्टेट करने से आपको क्लियर मिलता है, इसका मतलब है राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन हो गया और इन्फिलिक्रिस्टेमी भी हो गया। इसमें आपने पेशेंट को आईवी फ्लूइड देने हैं, डायूरेटिक्स बिल्कुल नहीं देने। एक होती है क्लिप क्लास 1 to 4। इसमें क्या होता है कि जितनी क्लास ज़्यादा होगी 4 होगी उतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी विद इन 30 डेज ज़्यादा होगी। आपने वो करना है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा अगली वीडियोस में। अब हम डिस्कस करेंगे कि चेस्ट पेन के साथ पेशेंट आता है, हम कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या मिलेगा और क्यों ज़रूरी है। तो एक एक करके सारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करते हैं। जो ही पेशेंट आता है आपने 10 मिनट के अंदर अंदर ईसीजी करना है पेशेंट का। आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशंस मिलेंगे उसमें, और आपने ये मोस्ट क्रिटिकल होता है, पहले पहले आपने कैथ लैब को एक्टिवेट करवाना है। अगर आपको ईसीजी में कुछ नहीं मिलता या पैटर्न आपको रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा तो आप ट्रोपोनिन लेवल करें। ट्रोपोनिन लेवल पेशेंट आया उसी वक्त करना है और आपने 1 घंटे के बाद करना है और 3 घंटे के बाद करना है। ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पे आप आते ही करते हो और 3 घंटे के बाद करते हो। आपने देखना है राइज और फॉल का पैटर्न, सिर्फ एक नेगेटिव रीडिंग इज नॉट इनफ। तीसरे नंबर पे आप पोर्टेबल चेस्ट एक्सरे करते हो, इसमें 2 चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं कि पल्मोनरी एडिमा तो डेवलप नहीं करके वाइड मीडियास्टिनम तो नहीं है। अगर आप देखते हैं कि वाइड मीडियास्टिनम है तो आपने एंटी कोआगुलेशन को रोक देना है। चौथे नंबर पे आपने सीबीसी करवानी है। सीबीसी में क्या होता है कि आपको प्लेटिलेट और हीमोग्लोबिन का पता लगेगा। एचबी कम है तो एनीमिया जो है ना इस्कीमिया को बढ़ाती है। 5वें नंबर पे आपने यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट और क्रिएटिनिन करना है। अगर पोटेशियम का लेवल ज्यादा है या कम है तो वो हाइपोकैलेमिक या हाइपरकैलेमिक एरिथमिया काज करवाता है। 6ठे नंबर पे आप ग्लूकोज और HbA1c करते हो। इसमें हम स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया देखते हैं, ये एक अलग से इंडिपेंडेंट इंडिकेटर है मोर्टेलिटी का। 7वें नंबर पे आपने कोआगुलेशन कराना है। कोआगुलेशन प्रोफाइल में पीटी, एपीटीटी, INR ये थ्रोम्बोलाइज करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर पे हम इको कराते हैं कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करने के लिए। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, इसमें वाल मोशन को देखते हो आप, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है पेशेंट का और वेल्व्स कैसे हैं। एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई की मैनेजमेंट क्या है, जिसको हम मोना बीपीएच प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले नंबर पे मॉर्फिन देते हैं, 2.5 से 5 mg देते हैं आईवी। ये पेन और सिंपैथेटिक ड्राइव को कम करता है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये ओरल एंटीप्लेटिलेट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। प्रोटोकॉल में दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिर्फ आपने उस वक्त देनी है जब पेशेंट की सेचुरेशन 94% से ड्रॉप कर रही हो, क्योंकि सेचुरेशन अगर 94 से ज्यादा आपने ऑक्सीजन दिया, ये कोरोनरी आर्टरी का वेजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, ये हार्ट अटैक को और वर्स करेगा। तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रेट्स। 0.4 mg GTN आपने सबलिंगुअल देना है, ये वेजो डायलेशन कराता है। अगर पेशेंट की बीपी 90 से कम है, पेशेंट ने सिल्डेनाफिल लिया हुआ है, टेडेलाफिल लिया हुआ है, तो आपने नहीं देना, ये वर्स करेगा इस कंडीशन को। अब आता है ए से एस्प्रिन आता है, मोना के ए से एस्प्रिन आता है। एस्प्रिन आपने 300 mg लोडिंग डोज देनी है। ये COX-1 इनहिबिटर है, ऑटोमेटिकली थ्रोम्बोक्सिन A2 को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। अब इससे पहले आपने एओर्टिक डायसेक्शन को रूल आउट करना बहुत जरूरी है, वरना ये कंडीशन को और खराब कर देगा। अब आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में मेटोप्रोल 25 से 50 मिलीग्राम आप दे सकते हैं, और ये क्या करता है, हार्ट रेट को भी डाउन करता है, ऑक्सीजन डिमांड को भी करता है। 3 चीजों में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म करा सकता है। बीपी अगर 100 से कम है और हार्ट रेट 60 से कम है तो आपने इन 3 कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं देना। अब बीपीएच में से पी में आता है P2Y12 रिसेप्टर इनहिबिटर आता है। इसमें जो है ना दो स्पेशल यूज होते हैं, एक टीकाग्रेल होता है, क्लोपिडोग्रेल। टीकाग्रेल बहुत फास्ट एक्टिंग है, स्ट्रॉन्ग है, पोटेंट है, आप जो है ना इसके 300 mg आप देते हो। अब लास्ट में आता है एच, बीपीएच या एच आता है। एच आता है अनफ्रैक्चर्ड एवरेज 60 माइक्रोग्राम पर kg आईवी देना होता है आपने। मैक्सिमम आप 4000 यूनिट्स दे सकते हैं एज अ बोलस। अब बात करते हैं रिपरफ्यूजन की। प्राइमरी पीसीआई परक्यूटेनियस इंटरवेंशन डोर टू बैलून लेस देन 90 मिनट बेस्ट ऑप्शन होता है। जब पीसीआई 120 मिनट में पॉसिबल ना हो तो आप थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं टेनेक्टिव प्लेस से। फार्माको इन्वेसिव पीसीआई, इसमें क्या होता है कि पेशेंट की आपने थ्रोम्बोलाइसिस किया,
उसके बावजूद भी पेशेंट की जो आर्टरी है वो ओपन नहीं हुई, ल्यूमेन ओपन नहीं हुई, तो उसके बाद आप क्या करते हो, अगर 50% से कम ल्यूमेन ओपन हुई है तो आपने 60 मिनट से लेके 90 मिनट के अंदर अंदर ही पेशेंट की एंजियोग्राफी करनी है, फिर पीसीआई करनी है। अगर पेशेंट की 50% से ज़्यादा ल्यूमेन ओपन हो गई है तो आपने 3 से 24 घंटे या 2 से 24 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या करना होता है कि पेशेंट को दोबारा एंजियोग्राफी करके पीसीआई करना होता है। इसको बोलते हैं फार्मेको इन्वेसिव पीसीआई। पोस्ट स्टेमी सेकेंडरी प्रिवेंशन में कौन कौन सी दवाइयाँ हम देते हैं और क्या रीज़न है उनके पीछे और कितने डोजेज में देनी चाहिए, कितने देर के लिए देने चाहिए। पहले नंबर पे आता है एस्प्रिन। एस्प्रिन 75 mg डेली लेनी होती है, लाइफ लॉन्ग लेनी होती है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकती है। दूसरे नंबर पे आता है टीकाग्रेल। ये बीडी में देनी होती है 90 mg 12 महीने के लिए, ये स्टंट के अंदर थ्रोम्बोसिस को रोकता है। तीसरे नंबर पे अटोरवास्टेन रात को सोने से पहले 80 mg देनी होती है, ये दो काम करती है, एक तो प्लेग को स्टेबलाइज करता है, दूसरे नंबर पे ये एलडीएल के लेवल को कम करता है। चौथे नंबर पे आता है रेमिप्रिल। रेमिप्रिल में क्या होता है कि आप 2.5 से 10 mg देते हो लाइफ लॉन्ग जब पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम है, और ये क्या करता है कि एलवी रीमॉडलिंग को रोकता है। पांचवा मेडिकेशन है बेसोप्रोलोल। बेसोप्रोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर है, ये 2.5 mg से 10 mg दे सकते हो आप। ये आप मिनिमम 1 साल के लिए दो क्योंकि ये अरिथमिया को रोकता है, सडन डेथ को रोकता है। एपिलेनोन 2.5 से 50 mg आप डेली देते हो। एपिलेनोन 2.5 से 50 mg हम उस वक्त देते हैं जब पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन 35% से कम हो, और ये मायोकार्डियल फाइब्रोसिस को रोकने के लिए देता है। अब की पॉइंट्स क्या है, अब की पॉइंट्स ये हैं कि हर 30 मिनट की डिले आपके 7 to 8% मोर्टेलिटी चांसेस बढ़ा देते हैं। पहले ईसीजी करो, सोचो बाद में। स्टेमी के पेशेंट को हमेशा डिस्चार्ज करने से पहले 3 चीजें लाजमी देना है, एसी इनहिबिटर देना है, बीटा ब्लॉकर देना और स्टेटिन देना है, ये लाजमी देना है। नॉर्मल ईसीजी स्टेमी को रूल आउट नहीं करता, आपने ट्रोपोनिन लेवल के ट्रेंड को भी देखना है और हाइपर एक्यूट टी वेव्स को भी देखना है।